लेकिन आप जी न्यूज पर, ब्रेकिंग न्यूज में हम कभी लेट नहीं होते हैं, बिल्कुल लेट नहीं होते हैं। और जी न्यूज पर श्वेत पत्र की कॉपी सबसे पहले आइए देखते हैं क्या कहता है श्वेत पत्र। एक एक करके आपको बताते हैं, तफसील से आपको बताते हैं। सबसे पहले भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र, ये भारत सरकार ने जारी किया है। इसके आगे क्या है ये देखते हैं हम। ये एक प्रस्तावना लिखा हुआ है, प्रस्तावना पूरा लिखा हुआ है, यहाँ पर कई पॉइंटर हैं उसमें। इसको थोड़ा जूम कर देंगे तो मैं कुछ पॉइंट पढ़ देता हूँ फटाफट, अगर हम कर सकते हैं, हमारे पास की संभावना है तो। कितने पेज का पेपर है ये बता दीजिए, डॉक्यूमेंट कितने पेज का है। तो श्वेत पत्र में तमाम बातों पर बात की गई है, बेरोजगारी पर बात की गई है, महंगाई पर बात की गई है, श्वेत पत्र की जरूरत क्यों है इस पर बात की गई है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर बात की गई है, जो आरोप लगते हैं एजेंसियों के दुरुपयोग के बारे में उसके बारे में बात की गई है, जिस तरह से पीएससी उसके बारे में। श्वेत पत्र के उद्देश्य क्या है? प्रथम, इसमें संसद के माननीय सदस्यों और भारत की जनता को इस सरकार के वर्ष 2014 में सत्ता में आने पर विरासत में प्राप्त प्रशासन की प्रकृति और सीमा, आर्थिक और राजकोषीय संकटों से अवगत कराने का प्रयास किया गया है। द्वितीय, यह संसद के माननीय सदस्यों और जनता को अर्थव्यवस्था में सुधार लाने, इसे वर्तमान में और अमृतकाल में देखने के बारे में ये पूरा बताया गया। नीचे चलते रहते हैं, यही पूरा बताया गया है कि श्वेत पत्र में 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, 2014 से 2024 तक नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। और मनमोहन सिंह जी की सरकार ने अर्थव्यवस्था को किस हाल में छोड़ा था? उस वक्त भारत 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था था, आज भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है। मुझे बताया जा रहा है व्हाट्सएप पर कॉपी मिल चुकी है, तो मैं देखता हूँ कॉपी में फटाफट आपके लिए क्या पढ़ सकता हूँ। तो ठीक है, रविंदर जी भी पढ़ सकते हैं, तो सीधे रविंदर जी के पास चलते हैं। रविंदर जी एक एक पॉइंट पर पढ़कर सुनाइए। आइए सबसे पहले आ जाते हैं जो सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी। हम इनके प्रस्तावना और इसके बड़ी बड़ी चीजों पर नहीं जाते हैं, सबसे पहले बेरोजगारी पर आ जाते हैं। स्क्रॉल करके देखिए बेरोजगारी पर श्वेत पत्र क्या कहता है। रविंदर जी चलने दीजिए श्वेत पत्र की कॉपी में, तब तक मुझे भी टाइम मिलेगा और रविंदर जी को भी टाइम मिलेगा कि हम इसको पढ़ पाए। दीपक जी, ये 69 पेज का है, 70 पेज का श्वेत पत्र है। और जो आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे जो दिखाई दे रहा है ये मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन की। और जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे दीपक जी कि यूपीए शासनकाल में 10% और उससे भी ज़्यादा इन्फ्लेशन पहुंचा था। और ये आंकड़े हैं 2010 में इन्फ्लेशन 12.3% तक पहुंचा था, 2014 में 10 से ऊपर रहा, 2013 में भी 10 से ऊपर रहा ये आंकड़े, और 2014 में 9.4, जबकि मोदी सरकार में ये 7-8 के करीब रहा। तो जो महंगाई की बात कर रहे थे वो उस पर मोदी सरकार ने अपनी सफाई दी है कि महंगाई उनके समय ज़्यादा था, हमारे समय में कम हुई है। मैं ढूंढता हूं कि बेरोजगारी और रोजगारी वाला कहाँ है, लेकिन ये जो एक और आंकड़ा आपके सामने है जो अमेरिकी डॉलर भारतीय रुपए के जो दर्शाता है स्थिति क्या है। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसमें डॉलर के बारे में कहा था कि जो प्रधानमंत्री हैं उनकी उम्र तक पहुंच जाएगी, और ये उस समय भी डॉलर की स्थिति या भारत की स्थिति जो कमजोर थी रुपया, वो भी इस श्वेत पत्र में दर्शाया गया है। और एफडीआई के बारे में बताया गया है इस श्वेत पत्र में। वित्त का घोर कुप्रबंधन भी दिखाया गया कि वैश्विक स्तर पर 2008 में जो राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज था उसमें भी काफ़ी गड़बड़ हुआ था, और ये भारत की आर्थिक स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई थी 2008 के समय से ही, जो बड़ी मुश्किल से 2014 के बाद मोदी सरकार ने इसे संभाला है। यह भी कहा गया कि यूपीए सरकार के तहत सार्वजनिक वित्त जो को एक खतरनाक स्थिति में लाया गया था, जो कहीं न कहीं 1990 की जो स्थिति थी उस स्थिति में पहुंचा दिया गया था मनमोहन सिंह सरकार के समय, और ये लगातार गिरावट होती रही और 3.3 पर आ गया। राजकोषीय घाटा ने अर्थव्यवस्था को बेड़ा गर्क कर दिया था, ये भी इसमें बताया गया है मनमोहन सिंह सरकार के समय। हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि मोदी सरकार में इसमें क्या क्या है। दीपक जी, तो आप भी, हमें लग रहा है कि आप जरूर देख रहे होंगे कि अपने मोबाइल पर या स्क्रीन पर जरूर आ रहा होगा, क्योंकि 70 पेज का है ये पूरी तरह से श्वेत पत्र। और ये पहली बार ही कह सकते हैं दीपक जी, आप भी इतने लंबे समय तक देखें कि कोई सरकार अपने कार्यकाल के आखिर में एक व्हाइट पेपर लेकर आई, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में ही ये कहा था, आपको याद होगा 2014 के 15 अगस्त के भाषण में ही कहा था कि मैं इंतजार नहीं करूंगा, हर 5 साल पर अपनी सरकार का लेखा जोखा जनता के सामने रखूंगा। अब उन्होंने 10 साल का लेखा जोखा रख दिया है 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले। तो इसमें यूपीए सरकार का भी है और मोदी सरकार का भी है। इसमें इन्फ्लेशन भी है, बेरोजगारी भी है, एफडीआई भी है, राजकोषीय घाटा भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है,
तो तरह तरह के मापदंड इस श्वेत पत्र में दिखाई दे रहा है। दीपक जी, भ्रष्टाचार का इसमें जिक्र है। एक पॉइंट में पढ़ना चाहूंगा, रविंदर जी, आप भी कुछ ढूंढिए, मैं पढ़ना चाहता हूं। प्राथमिकताओं पर बात की जा रही है इस श्वेत पत्र के अंदर। यूपीए सरकार ने न केवल बाजार से अत्यधिक उधार लिया, बल्कि उसने जुटाई गई धनराशि का उपयोग अनुत्पादक रूप से किया। जब हम 2004 से 2014 के दौरान सरकार द्वारा किए गए व्यय की मात्रा, गुणवत्ता और समय का मूल्यांकन करते हैं तो यह पहलू स्पष्ट हो जाता है। पूंजीगत व्यय जो अवसंरचना में सार्वजनिक निवेश को वित्त पोषित करता है, इसको क्या किया गया को उन 10 वर्षों में प्राथमिकता से हटा दिया गया, जिससे अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालीन बाधाएं पैदा हुई और इसकी विकास क्षमता में समझौता हुआ। इसको भी एक डेटा के अंदर जताया गया है। और मैं आपको बता रहा हूं, 2008 के बाद आर्थिक नींव कमजोर की गई। 2009 और 2014 के बीच मुद्रास्फीति बढ़ी। ये कहना है मुद्रास्फीति बढ़ने से जनता का नुकसान हुआ। मुद्रास्फीति क्या होती है? महंगाई। यूपीए सरकार ने बाजार से अधिक उधार लिया, जो बात मैंने आपको अभी आपको बताई। यूपीए सरकार की विरासत से बैंकिंग संकट में, क्योंकि बार बार बीजेपी ने आरोप लगाया कि टेलीफोन पर लोन दिए जाते हैं लोगों को और उसके बाद वो एनपीए में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वो नॉन प्रोडक्टिव एसेट बन जाता है। ये देखिए, बैंकिंग प्रणाली में संशोधन के बारे में बताया गया और उन्होंने हाल में एसबीआई के बारे में बताया कि इसको कहा रहा था ये डूब जाएगा, लेकिन एसबीआई का जो राजकोषीय प्रॉफिट है वो बहुत बड़ा है। ये बात प्रधानमंत्री ने संसद के दोनों सदनों के अंदर कही थी। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा था? इसके अलावा उन्होंने एचएएल के बारे में कहा था कि 2019 का कैंपेन आपने एचएएल के बिल्डिंग के सामने से किया था, ये कहते हुए कि एचएएल बर्बाद हो रहा है। लेकिन एचएएल आज एशिया का सबसे बड़ा हेलीकॉप्टर बनाने का कंपनी बन गया है। और बैंकिंग संकट विशाल था 2014 में। मार्च 2004 में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा सकल अग्रिम केवल 6.6 लाख करोड़ था। और इसी के चलते जो मैंने आपको पॉइंट बताया, 2014 में बैंकिंग संकट विशाल था। जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक थे, जो सरकारी बैंक थे, वो घाटे में आने की कगार पर थे, यानी सबका डब्बा गोल हो सकता था, क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा उधार दे दिया था। ये उधार राजनीतिक दबाव में दिया गया, ऐसा बीजेपी का आरोप था। और उसके बाद उस उधार को वापस नहीं आ रहा था। कई सारे लोग भाग गए देश के बाहर। आपने कई नाम सुने होंगे, हालांकि आरोप दोनों प्रत्यारोप दोनों पार्टियां लगाती है। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, किंगफिशर एयरलाइंस वाले, विजय माल्या, ऐसे कई सारे नाम हैं। और 2014 में बैंकिंग संकट विशाल था, एनपीए बढ़ता गया, लेकिन अब उसको सुधारा गया है। और जितने भी पब्लिक सेक्टर के बैंक हैं, सरकार का आज ये दावा है कि वो ठीक ढंग से काम कर रहे हैं। 2008 के बाद जानबूझकर इस आर्थिक नींव को कमजोर किया गया था, जिससे 2009 और 2014 के बीच मुद्रास्फीति बढ़ी, यानी महंगाई बढ़ी। आपको याद होगा, मैंने भी कई रिपोर्ट्स की हैं, जब मैं 200, 500, 1000 रुपये लेके जाता था, जो मल्टीपर्पज स्टोर्स होते थे उसके अंदर जाता था और हम शॉपिंग कराते थे अपोजिशन के लोगों को और साथ ही साथ सत्ता पक्ष के लोगों की। ये बात मैं कह रहा हूँ 2009, 2010, 2011, 2012 में भी हमने काफ़ी ऐसी रिपोर्ट की है। देखिए, ये ग्राफिक देखिए, पार्ट 2 में क्या है, 2011 और 2013 के बीच भारतीय रुपए की लगातार गिरावट ये दिखाया गया है। ये जनवरी 2011 से शुरू हुआ है और नवंबर 2013 तक इसको रिकॉर्ड स्तर पर नीचे दिखाया गया है। कितना घटा इस दौरान। और उसके बाद विदेशी मुद्रा संकट और NCAR। आगे चलिए। लोक वित्त का घोर कुप्रबंधन, यानी इसको मतलब ढंग से इस्तेमाल नहीं किया गया। यूपीए सरकार में एनपीए बढ़ता गया, ये पॉइंट मैंने आपको बढ़ाया। आगे चलते हैं। यहाँ पर कंपैरिजन किया गया है कि किस तरह से बाकी देश परफॉर्म कर रहे थे और किस तरह से भारत, चीन और ब्राजील ने परफॉर्म किया। जो विकसित अर्थव्यवस्था है उन्होंने अलग ढंग से, उसका भी एक पूरा का पूरा आंकड़ा दे के रखा है। कोई सरकार आखिरी में जाते जाते इतना बड़ा रिपोर्ट कार्ड व्हाइट पेपर के तौर पर लेकर सामने आए, अपना काम भी बताए, 10 साल दूसरों ने क्या किया ये भी बताए, ऐसा भारतीय राजनीति में शायद पहली बार हुआ है। रविंद्र सही कह रहे थे कि प्रधानमंत्री बार बार ये बात बोलते हैं कि मैं हर 5 साल में अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के पास जाने की कोशिश करूंगा, और वो कोशिश उन्होंने की है। ये देखिए, ये भी एक डाटा है। इसके अलावा
मैं एक बार फिर से अपने मोबाइल पे भी चेक कर लेता हूँ कि कैसे। दीपक जी कुछ हमने भी रविंदर जी, देखा है। क्या नई जानकारी पढ़ पाए हैं आप? देखिए इसमें आप 46 नंबर पर जाएंगे दीपक जी, तो पूरे घोटालों का एक सिलसिला दिखा गया है कि किस तरह से उस समय घोटाले होते थे, चाहे वो 2G घोटाला हो, राष्ट्रमंडल घोटाला हो। 46 नंबर पॉइंट पर आप जाएंगे तो इसमें पूरे घोटालों का आर्थिक कुप्रबंधन, यूपीए सरकार ने कैसे कमजोर अर्थव्यवस्था की निराशाजनक स्थिति थी, और इसको लेकर जब हमारी सरकार बनी, कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला हुआ, राष्ट्रमंडल घोटाला हुआ, 2G घोटाला हुआ, शारदा चिट फंड घोटाला हुआ, आईएनएक्स मीडिया मामला आया, एयरसेल मैक्सिस एंट्रिक्स देवास डील। और आपको याद होगा कि उस समय जो अपोजिशन में सरकार थी, बीजेपी थी, तो कहती थी कि कुछ भी नहीं छुड़ा, न जमीन, न आकाश, न पताल, पानी, कुछ भी नहीं छोड़ा है घोटालों में। इन सब का जिक्र है और ये कहा गया है, आप उसके आगे बढ़ेंगे, कि हमने जब 2014 में सरकार बनाई तो हमने डिजिटल क्रांति लाई, पारदर्शिता लाई, कई करोड़, लाखों करोड़ रुपए का हमने बचत किया है। आपको याद होगा किरोसिन तेल का एक लंबा चौड़ा व्यापार चलता था, जब उसको जैम से जोड़ा गया, यानी मोबाइल से और आधार कार्ड से जोड़ा गया, तो कई लाख जो उसके उपभोक्ता थे वो एकाएक गायब हो गए। चंडीगढ़ जैसे शहर में मुझे वहां पर किरासन, वो मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट मुझे मिला है, मेरे पास हार्ड कॉपी भी आ गई है। इसमें क्या लिखा गया है? नेतृत्व का अभाव। अब यहाँ पर क्या बात लिखी गई है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। 41वां पॉइंट है ये रविंदर जी, और इस 41वें पॉइंट में यूपीए सरकार में बार बार नेतृत्व का संकट खड़ा हो गया था। यह सरकार द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को शर्मनाक ढंग से सार्वजनिक रूप से फाड़े जाने के मामले में पूरी तरह जनता के सामने आया। यानी जो कहा था राहुल गांधी का अध्यादेश फाड़ना, वो तस्वीरें मुझे आज भी याद है, प्रेस क्लब में वो हुआ था। अजय माकन उनके साथ बैठे थे, मीडिया कमेटी के इंचार्ज थे, और जो कन्विक्टेड लोग थे उनको चुनाव न लड़ने दे, इस संबंध में इसमें छूट दी जाए, क्योंकि लालू यादव का केस उस वक्त सामने था। अब ऐसे में जो है वो बात को भी मुद्दा बनाया गया है। जी न्यूज़।